रिसेंट में क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने लोकसभा को बताया, क्या उन्होंने लोकसभा को बताया कि भारत या इंडिया हमारा किसका नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नारियल का या कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। उन्होंने ये बात जानकारी भारत को किसको दी, पार्लियामेंट को दी। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नारियल का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, कहाँ पर उगता है, ये सारी बातें स्टैटिक नॉलेज जानना ज़रूरी हो जाता है और कुछ स्टैट्स भी जानना ज़रूरी हो जाता है। अब उसको हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ नारियल के लिए कितनी बारिश चाहिए, तो 1000 से लेके 3000 मिलीमीटर तक, 100 से 300 सेंटीमीटर के आसपास बारिश प्रतिवर्ष होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो समान रूप से जो वितरित काल वर्षा को प्राथमिकताएं देता है। और टेम्परेचर अगर हम बात करें 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और उसमें वेरिएशन भी 6 से 7 का होना चाहिए, ठीक। अब देखो हाई टेम्परेचर जो होता है ना, जैसे मान चलो कि किसी एरिया में जो गर्मी का टाइम है और जो ठंडी का टाइम है, तो ठंडी का टाइम ज़्यादा होना चाहिए, अधिक समय तक वहाँ पे ठंडी पड़नी चाहिए और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा क्षेत्र होना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे नारियल अच्छे से बढ़ता है। तो ये बात हो जाती है किसके बारे में, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, तो हल्की रेतीली मिट्टी है वो नारियल के लिए बेहतर होती है। ये बात हो गई नारियल के बारे में, आपने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है ना। हाईली प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन की यूपीएससी में आने की, फसल उसल पर और जो ऐसी जो जिनमें भारत मेजर प्रोड्यूसर है उन पे क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है। गवर्नमेंट एग्जाम में किसी में भी आ सकता है प्रश्न ये, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत है और कोकोनट का अकाउंटिंग मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन का 40% से ज़्यादा होता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है द कोकोनट पाम इज ए इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो नारियल का पेड़ भारतीय प्रायद्वीप का एक देशज प्रजाति है, ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि ठंडे मौसम में पाला उसके विकास के लिए तापमान तुलना अधिक बाधक होता है, ठीक है। मतलब कोल्ड स्पेल एंड फ्रॉस्ट आर मोर लिमिटेड फैक्टर फॉर इट्स ग्रोथ एंड हायर टेम्परेचर। अब इन तीनों में से सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अब अगर आप बात करें ना तो सही स्टेटमेंट ओनली 3 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा ना कि भारत भले ही सबसे बड़े प्रोड्यूसर, लेकिन उत्पादन 30.37% 37% ही भारत करता है ग्लोबली जो नारियल है, ठीक है ना। ये बात एक तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी, तो इंडिजिनस नहीं है बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये बात आपको जानना जरूरी, इंडोनेशिया में, पोलिनेशिया में, इस रीजन में हुई थी, ठीक है ना। तो एक तरह की बागानी फसल है और इसको नारियल जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है या प्रयास किया जाता है इसकी ग्रोथ का, ठीक है। ये बात आपके लिए जानना जरूरी थी। अब आगे हम बात करेंगे कि दूसरे टॉपिक के बारे में जो है इसके बाद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। न्यूज़ क्या थी कि मेघालय राज्य में अगर हम बात करें तो अगर आप देखो मेघालय कहाँ पर है, तो पहले मैं नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं बना दे रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट का नक्शा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मान लो है, ठीक है। ये वाला रीजन होगा किसका, अरुणाचल प्रदेश का। अब अगर आप बात करो ना तो ये यहाँ पे इस तरह से एक राज्य है जिसे क्या कहा जाता है, असम कहा जाता है। फिर उसी के नीचे क्या है, मेघालय, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा। तो मेघालय जिसकी कैपिटल क्या है, शिलांग, ठीक। मेघालय राज्य ने मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और मेघालय का मासिम राम में बारिश होती है सबसे ज़्यादा विश्व की। तो ये इस तरह का शेप है और गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब भी पाई जाती हैं यहाँ पर। जो गारो, अब देखिए क्या है कि जो ट्राइब वाले एरिया है ना उनको भारतीय संविधान में स्वायत्ता दी गई, ऑटोनॉमस दिया गया और उनके संबंध में 2 शेड्यूल देखने को मिलते, 5th और 6th शेड्यूल। इन दोनों को भी हम समझेंगे। बस यहाँ पे ये जानिए आप कि जो मेघालय है जो कहीं ना कहीं अगर आप देखो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आता है और यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसका टेन्योर 6 माह बढ़ाया गया है, 6 माह बढ़ाया। तो आपके मन में प्रश्न यह उठेगा कि ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता क्या, स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती हैं। तो देखिए भारत की जो 6ठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, वो बात करती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। तो 6th शेड्यूल संविधान में इसके बारे में बात करता है। साथ ही जो भारत की 6ठी अनुसूची किस किस राज्यों में इस तरह की शेड्यूल होंगी, तो असम आप लिख लीजिए, असम में 6th शेड्यूल होगा, मेघालय, ये मैं स्पेलिंग शॉर्टकट में लिखूँगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में आपको 6th शेड्यूल का प्रावधान देखने को मिलता है। अब असम में 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मेघालय में भी 3 है, मिजोरम में भी 3 और त्रिपुरा में 1 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक। प्रत्येक जो ट्राइबल एरिया होता है एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाता है, ठीक है। तो एडीसी उसे कहा जाता है।
अब ये जो एडीसी बनती है, जैसे मान के चलिए एडीसी बनी तो उसमें कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। अब 30 में से जो 4 को नॉमिनेट करता है, 4 को नॉमिनेट करता है कौन, जो गवर्नर होता है वो 4 को नॉमिनेट करता है। बाकी जो 26 होते हैं, उनके लिए इलेक्शन किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से क्या राइट होते हैं, लैंड रिलेटेड राइट इनके पास होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके पास उत्तराधिकार, या अगर हम बात करें कि किसको, बच्चे को राइट किसका मिलेगा, बच्ची को मिलेगा, तलाक संबंधी जो अधिकार हैं, है ना। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय, ये सब के अधिकार भी इनके पास होते हैं। तो ये होता है क्या, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक। तो ये एडीसी होता है किन किन राज्यों को, ये आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा ये बात भी आपको जब मैं बता देता हूँ कि भाई ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 5th शेड्यूल क्या होती है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा एक कॉलम, इस तरह का कॉलम बनाइएगा, ठीक है ना। इस तरह कॉलम बनाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 5th शेड्यूल 5th, और यहाँ पर लिख लीजिए 6th। 5th शेड्यूल का जो क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के, जहाँ पे AMTM इसका फुल फॉर्म है, AMTM, इनको छोड़ के अन्य जो 10 ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पर आपका 5th शेड्यूल लागू होता है, ठीक है। अब देखिए पहला अंतर। दूसरा, यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, बाकी जो 5th शेड्यूल वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जनजाति सलाहकार परिषद होती है, ठीक। इनकी शक्तियाँ सलाह देने की होती हैं, इनकी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव भी होती हैं, जुडिशियल भी होती है, एग्जीक्यूटिव भी होती हैं, ठीक। मतलब अगर एडीसी की बात करें ज़्यादा पावरफुल है और टीएससी की बात करें कम पावरफुल है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड रिपोर्ट क्या करता है, टीएससी की प्रेसिडेंट को देता है। तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखोगे एडीसी में गवर्नर को पावर होती है किसी भी एरिया में फेरबदल करने की। अब अगर आर्टिकल की बात करें तो 244 आर्टिकल का सब क्लॉज 1 5th शेड्यूल के बारे में बात करता है। वहीं अगर आप देखोगे 244 सब क्लॉज 2 और 275 सब क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है, आप देखो 6th शेड्यूल के बारे में बात करता है। अब 10 राज्य जो यहाँ पे हैं कौन कौन से, ये भी आप जान सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आता है ना, हिमाचल प्रदेश आता है, झारखंड आता है, MP आता है, महाराष्ट्र आता है, उड़ीसा आता है, राजस्थान, तेलंगाना, जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन मेजरली आपको पाई जाएगी वहाँ पे ये 5th शेड्यूल लागू होता है। थोड़ी थोड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, मेजर नहीं है, पर हाँ ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है, ठीक। तो ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए। तो जो 5th शेड्यूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ट्राइबल सेंट्रिक करने के लिए यहाँ पे इनको प्रावधान किया गया 5th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में ट्राइबल को सेल्फ रूल करने का अधिकार यहाँ पे देता है। अब स्टेटमेंट्स देखना है हमने, यहाँ पर डीप में डिस्कशन थोड़ा सा कर लिया है। एडीसी के पास पावर होती है लॉ मेकिंग की रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट विद इन देयर जुडिक्शन। तो एडीसी के पास पावर होती है सही प्रकार के वनों के संबंध में कानून बनाने की पावर होती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है। दूसरा, द टर्म ऑफ एडीसी इज 5 years बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू गवर्नर ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी। राज्यपाल के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में, जनरली 5 साल का होता है। तो ये आपको स्टेटमेंट कितना सही है या गलत आपको बताना है। तीसरा, रेगुलेशन मेड बाय द एडीसी फॉर द कंट्रोल ऑफ द मनी लेंडिंग बाय नॉन ट्राइबल रिक्वायर एसेंट ऑफ गवर्नर। गैर जनजाति लोगों द्वारा धन उधार देने का नियंत्रण हेतु एडीसी द्वारा बनाए गए नियमों को राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। मैंने आपको बताया तो ये कानून में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी, ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। देखिए कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विस्तार आपातकाल से नहीं जुड़ा है, तो इसके ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपातकाल में इसका टेन्योर बढ़ाया जाएगा, ये बात है कि दूसरा इसमें जो सभी प्रकार के वन नहीं, सभी प्रकार के वन को संरक्षित करने की बात नहीं है। आरक्षित जो वन होते हैं ना, जो गवर्नमेंट द्वारा आरक्षित, उन पर क्या करते हैं वो कानून नहीं बना सकते, उनको छोड़ के कानून बना सकते हैं। तो पहला और दूसरा अगर देखोगे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 का सही आंसर ओनली 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन इसके बारे में यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे यहाँ पर बात आ रही है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो अभी अगर आप देखोगे सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अभी इन्फॉर्मेशन दी 2026-27 से लेकर 2030-31 तक की टाइम में स्मॉल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको मंजूरी दी जाएगी। अब देखो ये क्यों दिया गया है ये मैं आपको बताऊंगा। देश भर में अगर आप देखोगे 1500 मेगावाट की टोटल अगर आप देखोगे जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
अब इसको ध्यान में खासतौर पर यूँ ये चल रखा है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, है ना, अन्य रीजन में। अब देखिए जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है, भूकंप का खतरा नहीं होता, पानी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना होता, ठीक है ना, पानी की समस्या भी नहीं होती, लोगों का पलायन भी नहीं होता, तो बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। तो ये बात होती है किसके बारे में, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, द स्कीम क्लासिफाइड प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी अप टू 50 मेगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो पावर। 50 मेगावाट से छोटे को स्मॉल हाइड्रो पावर कहा जाता है। अब ये बात कितनी करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, इट मैंडेटरी 100% इंडिजिनस सोर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 100% होनी चाहिए इसके लिए। तीसरा, इट प्रायोरिटाइज रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी ओवर लार्ज डैम। लार्ज डैम की जगह रन ऑफ द रिवर तकनीकी को सपोर्ट करते हैं। तीसरे स्टेटमेंट जनरली आपको करेक्ट लगेगा। अब पहले दूसरे में कौन सा करेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है। 1 से लेकर 25 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखिए, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाला टॉपिक इसके बारे में IUS सागर के बारे में। तो इंडियन ओशन शिप सागर का 2nd एडिशन शुरू हुआ है, IUS सागर, ठीक। ये किससे संबंधित है, गहरे समुद्र में खनन से संबंधित है या डीप सी माइनिंग से संबंधित है, प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, समुद्री सुरक्षा सहयोग है, नेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तीसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है सुनामी प्रोन एरिया में। ये कॉमर्शियल शिपिंग कॉरिडोर कनेक्ट करता है कोची को वियतनाम से। ये व्यावसायिक समुद्री गलियारा। अब इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका बी। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो क्या करता है, जो इंडियन ओशियन रीजन में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है। देखिए भारत का एक इनिशिएटिव है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पहल है, और महासागर भी पहल, जिसका पर्पज है कि इंडियन ओशियन रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये सारा काम भारत सरकार करती है, तो उसके अंतर्गत ये IUS सागर एक पहल है, ठीक है। ये बात आपने देख ली। अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे वाइल्ड के बारे में, भेड़िया के बारे में। कैनिस लूपनस पैलिपेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 2 में किस अनुसूची में रखा गया, किस शेड्यूल में रखा गया है। अब देखियो इसने क्या किया, भारत में गीता नामक के बायोलॉजिकल पार्क में, पिलकुला जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पे गीता नामक जो वुल्फ है उसने 7 बच्चों को जन्म दिया, तो न्यूज़ में आ गया। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, साउथ वेस्ट एशिया में भी पाया जाता है, साउथ वेस्ट एशिया में भी पाया जाता है, ठीक है। ग्रे वुल्फ जो होता है ना, उसकी एक ये प्रजाति मानी जाती है जो झाड़ी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो एक ये जानना जरूरी है। अब IUCN में ये किस में आता है, IUCN में ये वल्नरेबल में आता है। वल्नरेबल इस सुभेद्य कैटेगरी में आता है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है जो ग्लोबली ट्रेड को रेगुलेट मॉनिटर करती है, साइट्स नामक संस्था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत ने इथाइल क्लोरोफॉर्मेट की आयात पर एंटी डंपिंग जांच किस देश के विरुद्ध शुरू की है। तो हाल में अगर आप देखो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार और जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है उसने वियतनाम के बीच एक क्या हो रहा है, बायलैटरल बैठक हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम को लेके ये क्या हो रहा है, ये वाली प्लानिंग हो रही है, ठीक है। सही आंसर आपने देख लिया। आई थिंक इसका चाइना होना चाहिए, चाइना होगा कि बचेगा, चाइना ही होगा इसका, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बात कर रहा है प्लग एंड प्ले किससे संबंधित है, नो डिग एनवायरनमेंट किससे संबंधित है, चैलेंज मोड किससे संबंधित है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले किससे, भूमिगत जो उपयोगिता वाले गलियारे हैं उसके संबंध में क्या बात की जाती है, प्लग एंड प्ले की बात की जाती है। प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट इसके संबंध में यूज होता है, ठीक है। दूसरा, नो डिग वातावरण मतलब क्या, रेडी बिल्ड फैक्ट्री शेड्स यूटिलाइज करना है, मतलब कि ना तो पर्यावरण खोदना है ना तो कुछ भी वो करना है, हमको रेडीमेड जो इकोसिस्टम मिलेगा उसके तहत यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अब अगर देखो कहना तो अभी न्यूज़ में ये था कि जो भाव्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भाव्या को मंजूरी दी है, भारत औद्योगिक विकास योजना, भाव्य इसको मंजूरी दी है, इसको भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है, भाव्या है, इसको मंजूरी दी। इसमें क्या किया जाएगा, 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे, 1 करोड़ प्रति एकड़ यहाँ पे पैसा भी दिया जाएगा। प्लग एंड प्ले होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क जो किसी इन्वेस्टर के आने से पहले ही सभी मंजूरी वहाँ पे मिल जाती है, सभी यूटिलाइजेशन हो जाता है, कोई भी क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता। तो इस तरह के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव शुरू किया गया। 1 का A, 2 का B, C का 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, फैन जी पैंग के बारे में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो फैन जी पैंग है या अनामेसी कार्डिलेरा है
और रेड रिवर है, ये क्या है ना। तो रेड रिवर एक डेल्टा क्षेत्र होता है, मेजर डेल्टा क्षेत्र नदी का क्षेत्र होता है। एनामेसा कॉर्डिलेरा एक माउंटेन रेंज, कॉर्डिलेरा या अमेरिका में जो कॉर्डिलेरा रेंज आपने देखी होंगी। और फैन जी पैंग ये क्या हाईएस्ट पीक ये मानी जाती है, ठीक है। तो ये चलिए न्यूज़ में थी, थोड़ा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, क्यों न्यूज़ में थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलिए ठीक है देख लेते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एसम्पशन रीजनिंग को यहाँ पे निकालना है, इसमें आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन विदाउट एनी क्वांटिटेटिव लिमिट। सीसीआई बिना किसी मात्रा की सीमा खरीद करती है, कोई लिमिट नहीं होती है, उतना खरीद करती है। इसका सीसीआई प्राइमरली रोल इज प्रोटेक्ट टू फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस, मतलब सीसीआई का पर्पज़ क्या है कि एमएसपी के नीचे बिक्री करने से बचाना है किसानों को, इसलिए क्या करती है सीसीआई क्या करती है, कॉटन खरीद लेती है, अनलिमिटेड खरीद लेती है, मतलब चाहे जितना किसान उत्पादन करने खरीदते। तो ये बात सही है, इसका कारण भी सही होता है, क्योंकि पता है किसान जब उत्पादन करते हैं बाद में पता चला कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि लोग क्या है कि उसे बहुत कम कीमत में मांगने लगते हैं। तो सरकार एमएसपी के अंतर्गत क्या करती है कि ये सोच लेती है कि भाई एमएसपी से नीचे तो कम से कम किसान को ना बेचना पड़े, ये ध्यान रखती है सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला पुरस्कार रिगार्ड एट द नोबेल प्राइज ऑफ वाटर, दिस अवार्ड ऑनर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हुज, तो उन व्यक्तियों संगठनों को सम्मानित करते हैं जिनका कार्य जल रिसोर्स के संरक्षण और सुरक्षा महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह 2026 के पुरस्कार विजेता काव्य मदानी को वैश्विक जल सुरक्षा प्रबंध में उनको योगदान यहाँ पे दिया गया है। अब अगर आप बात करें कि ये अवार्ड देता कौन है, ये यहाँ पे पूछा है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है, कौन देता है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। तो यूनिक द्वारा दिया जाता है क्या केवल व्यक्ति, ओनली इंडिविजुअल आर एलिजिबल फॉर द, केवल व्यक्तियों को दिया था, कोई संस्था को नहीं मिल सकता। स्वीडन के राजा द्वारा दिया जाता है, या सेल्फ नॉमिनेशन इसमें की प्रोसेस होती है। इसमें क्या सही आंसर होगा, तो सही आंसर क्या होगा सी, स्वीडन के इट इज़ प्रेजेंट बाय द किंग ऑफ स्वीडन, स्वीडन के जो किंग उनके द्वारा वाटर वर्ल्ड वीक जो अवार्ड है इसको दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिट द्वारा नहीं दिया जाता, अब व्यक्ति नहीं संगठन भी इसके पात्र होते हैं जल पुरस्कार के। तो इस तरह का क्वेश्चन अब पूछे जाते, देखिए ये मैं क्वेश्चन क्यों बनाया, क्योंकि अब यूपीएससी हो सकता है कि इस टाइप क्वेश्चन पूछे आगे चल के, है ना, कोई कहानी दे दो उस पर क्वेश्चन पूछा, हालांकि सिचर में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 11th क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट है, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द हनोई टू हो ची मिन सिटी इन द स्ट्रेट लाइन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज वुड बी लोकेटेड योर इमीडिएट वेस्ट, यदि आप हनोई से यात्रा करते हैं हो ची मिन की तरफ, पश्चिम में कौन सा देश आपके होगा। मैप में क्वेश्चन देखो, मैप देखो आज, और मुझे बताओ कि हनोई से कहाँ से, हनोई क्या है, वियतनाम की कैपिटल है, ठीक है ना, वियतनाम की कैपिटल, वहाँ से हो ची मिन जा रहे हो, तो वहाँ पे हो ची मिन जा रहे हैं, तो वेस्ट में आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा। सही आंसर जो कमेंट करेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।